हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियासतों के प्रति नीति। ये टॉपिक एमए फाइनल ईयर के पेपर नंबर 6 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से लिया गया है। इस टॉपिक में हम ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के संबंधों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के संबंधों में परिवर्तन आया, किस प्रकार से उनके संबंध समय के साथ साथ विकसित हुए, उन परिवर्तनों के क्या कारण थे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर भारतीय रियासतों की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि टोटल 562 या 562 रियासतें स्वतंत्रता से पूर्व भारत में थी। इन रियासतों का आकार और उनमें रहने वाली जनसंख्या में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती थी। जैसे हैदराबाद जैसी कुछ रियासतें बहुत बड़ी थी क्षेत्रफल में, कुछ देशों यूरोपीय देशों के समान जैसे इटली के बराबर, और कुछ रियासतें जो थी बहुत ही छोटी थी, कुछ किलोमीटर, कुछ वर्ग मील, एक एक वर्ग मील उनका क्षेत्रफल था। इस तरीके से इन रियासतों में बहुत अधिक विविधता उनके क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर पाई जाती थी। ये सभी को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बाद में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश क्राउन के भारत में शासन से पूर्व यहाँ पर मुग़ल सम्राट का शासन हुआ करता था और ये सभी रियासतें मुग़ल सम्राट के अधीन हुआ करती थी। सर डब्ल्यू ली वार्नर ये एक इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। लंदन में ये पुस्तक लिखी गई थी 1910 में। इस पुस्तक में अंग्रेज़ों के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों को उन्होंने 3 चरणों में विभाजित किया है, जो कि लिखे हुए हैं। फर्स्ट 1813 तक सुरक्षित घेरे की नीति, फिर 1813 से 1858 तक अधीनस्थ पार्थक्य या अधीनस्थ अलगाव की नीति, 1858 के पश्चात अधीनस्थ सहकारिता या अधीनस्थ संघ की नीति। इस प्रकार डब्ल्यू ली वार्नर के द्वारा इन 3 भागों में भारतीय रियासतों और अंग्रेजों के संबंधों को विभक्त किया गया है। अब सामान्य रूप से अगर अंग्रेजों और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की अगर बात करें तो इसकी कई अवस्थाएं देखी जाती हैं। समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया और ये परिवर्तन उस परिस्थिति के अनुसार आया जो उस समय विद्यमान थी देश में। सबसे पहला अगर हम देखें, जैसे ही अंग्रेज भारत में आए थे तो वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ आए थे। उनका उद्देश्य व्यापार करना था, ना कि राजनीतिक कार्यों में संलग्न होना। लेकिन धीरे धीरे अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए और अन्य विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन जो था उसको देखते हुए, और स्पेशली फ्रेंच कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसमें उनके जो गवर्नर थे डुप्ले के द्वारा भारतीय राज्यों में जो है राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया गया, ताकि फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ सके और भारतीय राजाओं से ज़्यादा लाभ जो है फ्रांसीसी कंपनी के पक्ष में लिया जा सके व्यापार के क्षेत्र में। इसीलिए डुप्ले पहला व्यक्ति था, फ्रांसीसी गवर्नर, जिसके द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया। इन विदेशी कंपनियों को देखते हुए अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा भी भारतीय राजनीति में अब इंटरेस्ट लेना शुरू किया गया। तो पहला जो दौर चला इन संबंधों का, अंग्रेजों का और भारतीय रियासतों का, उसमें हम देख सकते हैं कि अभी कंपनी जो है भारतीय रियासतों के समान स्थान प्राप्त करने के लिए भारत में संघर्षरत थी। मुग़ल शासकों के अधीन अन्य रियासतें आती थीं। वो आंतरिक प्रशासन में लगभग स्वतंत्र हुआ करती थी, लेकिन मुग़ल अधीनता उनके द्वारा स्वीकार की जाती थी और मुग़ल शासक को राजस्व का कुछ हिस्सा जो है उनके द्वारा प्रदान किया जाता था। तो अभी जो कंपनी है वो भारतीय रियासतों के समान स्थान प्राप्त करना चाहती थी। इसका प्रारंभ हुआ आंग्ल कर्नाटक युद्धों के साथ। आंग्ल कर्नाटक युद्धों में भी अर्काट का जो घेरा डाला गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, उस अर्काट के घेरे के साथ अंग्रेजों की सैनिक सर्वश्रेष्ठता उभर कर सामने आने लगी भारतीय रियासतों के कंपैरिजन में।
तो ये पहला प्रयास था आंग्ल कर्नाटक युद्धों के साथ भारतीय राजनीति में भाग लेने का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके पश्चात बंगाल में 1757 में प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने फिर से एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जगाया और एक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय राजनीति में उसको दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हरा करके वहाँ एक कठपुतली नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिठा दिया गया। तो बंगाल के नवाब पर उनका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने लगा या राजनीतिक प्रभाव स्थापित होने लगा। इसके पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। मीर कासिम के पक्ष में मीर कासिम के अतिरिक्त अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेजों के द्वारा पराजित किया गया और इस युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। 2 संधियां की गई, एक अवध के नवाब के साथ, दूसरी शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के साथ। 1765 की इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये पहला अवसर था जब अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राजाओं के समान अधिकार प्राप्त हुए, यानी अब उनका स्थान भारतीय रियासतों के समान हो गया। ये भी अब मुगल सम्राट के अधीन कुछ अधिकार प्राप्त एक संस्था या एंटिटी के रूप में उभर करके सामने आए। तो ये पहला दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के साथ समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया गया। इस दौर को हम 1740 से 1765 ईस्वी तक मान सकते हैं। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने के साथ ये चरण समाप्त होता है। अब अगली जो नीति थी, क्योंकि भारतीय रियासतों के समान अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हो गए थे, तो अगला कदम इनके द्वारा जो उठाया गया उसे सुरक्षित घेरे की नीति। अब जो नीति इनके द्वारा अपनाई गई भारतीय रियासतों के प्रति, उसे सुरक्षित घेरे की नीति कहा जाता है और इस चरण को लगभग 1765 से लेकर के 1813 ईस्वी तक माना जाता है। सुरक्षित घेरे की नीति अथवा बफर स्टेट की नीति, ऐसे 2 नामों से जाना जा सकता है। बफर स्टेट की पहले हम बात करें कि बफर स्टेट किसे कहते हैं। मान लीजिए भारत का अगर आपको मैप याद है तो भारत के मैप में आप जैसे बंगाल की स्थिति देखेंगे, बंगाल और अवध। बंगाल में उस समय बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र शामिल था स्वतंत्रता से पूर्व वाले क्षेत्र में, और बंगाल और अवध जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी। अगर बफर स्टेट की बात करें तो बंगाल के लिए अवध जो है बफर स्टेट का काम करेगा। किस प्रकार से? अगर कोई आक्रमणकारी बंगाल पर आक्रमण करना चाहता है तो उसे पहले अवध के क्षेत्र से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब अगर अंग्रेज सरकार अवध को अपनी ओर मिला लेती है और अवध की सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करती है, इस सुरक्षा के बदले में अवध का नवाब जो है उसे सैनिक व्यय प्रदान करेगा, लेकिन अवध की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी जो है अंग्रेज सरकार अपने ऊपर ले लेती है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आक्रमणकारी बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है उसे पहले अवध को जीतना होगा, और अवध जो है एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा, एक कुशन की तरह काम करेगा, ताकि सीधा बंगाल पर आक्रमण ना हो पाए। तो इस नीति के अंदर इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का अपने राज्य की सुरक्षा करना, अपना जो क्षेत्र था उनका उसकी सुरक्षा करना। कंपनी ने प्रयत्न किया कि उसका जो क्षेत्र है उसके चारों ओर बफर स्टेट बना दिए जाएं, ताकि कंपनी के क्षेत्र पर सीधा आक्रमण बाहर से कोई ना हो पाए। इसका उद्देश्य सीधा सीधा अपने राज्य की रक्षा करना था, और इनका अंग्रेजों का प्रयत्न यह था कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा की जाए, ताकि उनकी स्वयं की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा अपने आप हो सके, उनकी सीमाएं सुरक्षित रहें, वहाँ तक कोई आक्रमणकारी ना पहुँच पाए। इस सहायक संधि के माध्यम से भारतीय रियासतों को
अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा का वायदा किया गया, सैनिक सुरक्षा का वादा किया गया। हालांकि सैनिक सुरक्षा के बदले में उनके द्वारा राजनीतिक संबंधों में हस्तक्षेप किया गया, प्लस भारतीय राज्यों से सैनिक व्यय प्राप्त किया गया। इस तरीके से इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राज्यों को अपने ऊपर निर्भर कर लेना, ताकि भारतीय राज्य इनके ऊपर निर्भर हो सकें। इसी सुरक्षित घेरे की नीति के तहत लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि प्रथा की प्रारंभ की गई। इस सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत ये जो भारतीय रियासतें थी उनके साथ संधियां की गई और भारतीय रियासतों की सुरक्षा का भार जो है अंग्रेज़ों ने अपने ऊपर ले लिया और बदले में ये राज्य अंग्रेज़ों को सैनिक टुकड़ी वहाँ रखने के लिए सैनिक व्यय प्रदान करते थे या भूमि का कुछ टुकड़ा उन्हें परमानेंटली दे दिया करते थे। इन सहायक संधियों के तहत ये भारतीय राज्य जो हैं इनके बाहरी संपर्क या विदेशी संपर्क, संधि, समझौते इत्यादि के जो अधिकार थे वो भी अंग्रेज़ों को दे दिए गए। तो इस तरीके से हैदराबाद, मैसूर, अवध इत्यादि अनेक रियासतों ने, इसके बाद मराठों ने और होलकर इत्यादि जितने भी सिंधिया इत्यादि मराठा सरदार थे उन सभी के साथ सहायक संधियां की गई और एक तरीके से ये सभी जो राज्य थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ राजनीतिक सुरक्षा और राजनीतिक शक्ति के आधार पर संबंध स्थापित कर लिए। नेक्स्ट हम देखें दूसरा जो चरण आता है 1813 से जो चरण शुरू होता है वो था अधीनस्थ पार्थक्य या अधीनस्थ अलगाव का चरण। तो अधीनस्थ अलगाव की नीति 1813 से लेकर के 1857 ईस्वी तक अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं भारत के गवर्नर बन करके आए बंगाल। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत में रहे और इन्हीं के समय से अंग्रेजों के भारत में साम्राज्यवाद की प्रारंभ होता है। अब साम्राज्यवाद की जब भावना शुरू हुई तो इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठता की भावना का विकास होने लगा। सर्वश्रेष्ठता पैरामाउंटेसी की जो भावना है उसमें हम कह सकते हैं कि अब अंग्रेज जो हैं भारतीय रियासतों को अपने समकक्ष या समान न समझ करके स्वयं को उनसे ऊपर समझने लगे और भारतीय रियासतों की स्थिति उनके अधीनस्थों के बराबर, सबऑर्डिनेट या उनके अधीन होने लगी। अब सर्वश्रेष्ठता की ये जो भावना विकसित हुई इसका प्रभाव ये हुआ कि रियासतों से अब जो संधियां की जाती थी वो समानता के स्तर पर या पारस्परिक मैत्री के स्तर पर ना हो करके अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई गई। उन्हें उनके साथ जो शर्तें रखी गई उनमें उन्हें बराबरी का स्थान नहीं दिया गया और स्पष्टतः लिखा गया कि ये जो राज्य हैं, रियासतें हैं, वो कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करेंगे। साथ ही अब कंपनी के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रियासतों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ हुआ। सहायक संधि के माध्यम से भारतीय रियासतों में एक रेजिडेंट रखा जाता था। ये अंग्रेज व्यक्ति होता था जो अंग्रेजी कंपनी का प्रतिनिधि हुआ करता था भारतीय रियासतों में। रेजिडेंट जो था पहले एक मिडिल मैन की तरह, मध्यस्थ की तरह कार्य करता था कंपनी और भारतीय रियासतों के मध्य, लेकिन अब इस रेजिडेंट के द्वारा भारतीय रियासतों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया गया। रियासतों के प्रति नीति जो थी उसके अंदर अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया कि अब जब भी उत्तराधिकार का कोई प्रश्न उत्पन्न होता था तो उत्तराधिकार के प्रश्नों पर कंपनी से पूर्व आज्ञा इन रियासतों को प्राप्त करनी होती थी। यहाँ तक कि कंपनी जो थी उसने राजा के जो मंत्री और प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उनकी नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी के जो इंग्लैंड में डायरेक्टर हुआ करते थे, निदेशक हुआ करते थे, उन्होंने भी कंपनी को ये निर्देश दिए
कि भारत में जब भी उन्हें अवसर प्राप्त हो विस्तारवादी नीति को अपनाया जाए। जो गवर्नर जनरल इस समय आए वो सब भी विस्तारवादी या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाले गवर्नर जनरल थे और भारत में अंग्रेजों के क्षेत्र को बढ़ाने के इच्छुक थे और इसीलिए उन्होंने विभिन्न उपाय अपनाकर विभिन्न रियासतों को अंग्रेजी क्षेत्रों के अधीन लाने का प्रयत्न किया। फॉर एग्जाम्पल, कभी उन्होंने कहा कि कुप्रशासन है इन रियासतों में, और कभी उन्होंने जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो राज्यों के द्वारा, राजाओं के द्वारा दत्तक पुत्र यानी गोद लेने की नीति अपनाई जाती थी। गोद ले लिया जाता था किसी करीबी रिश्तेदार या करीबी के पुत्र या पुत्री को और उसे शासक बना दिया जाता था। तो अब अंग्रेजों ने जो है दत्तक पुत्र लेने की ये जो नीति थी, गोद लेने की नीति, उस पर निषेध लगा दिया, उस पर रोक लगा दी। इसे ही व्यपगत सिद्धांत कहते हैं कि जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो गोद लेने के अधिकार को निरस्त करके सीधा उस राज्य को अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता था, व्यपगत कर लिया जाता था। इसे व्यपगत सिद्धांत या गोद निषेध की नीति का नाम दिया गया। इसका पालन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बहुत कठोरता से किया गया और भारतीय रियासतों में जो असंतोष उत्पन्न हुआ और 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसका एक महत्वपूर्ण कारण व्यपगत सिद्धांत या व्यपगत की नीति भी मानी जाती है। इस तरीके से इस समय अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय रियासतों या भारतीय क्षेत्रों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का पूरा प्रयत्न किया गया। और इसी दौरान मैसूर 1831 में, 32 में कचार, 1834 में कुर्ग, 1835 में जैंतिया रियासतें लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी राज्य क्षेत्र में मिलाई गई। इसके अतिरिक्त डलहौजी के द्वारा लगभग बहुत बड़ी आधा दर्जन रियासतें, जिनमें अवध, सतारा, नागपुर जैसी रियासतें शामिल थी, इनको अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इस समय की अगर नीति पर हम चर्चा करें, इस पूरे दौरान 1813 से 1857 की अंग्रेजों की भारतीय रियासतों के प्रति नीति के बारे में अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि उनकी नीति अव्यवस्थित थी, अस्पष्ट थी और प्राय परस्पर विरोधी नीति जो है उनके द्वारा अपनाई जाती थी। कारण ये था कि समय समय पर विभिन्न अंग्रेज गवर्नर जनरल जो है भारत में आए और प्रत्येक गवर्नर जनरल जो है अलग अलग दृष्टिकोण भारतीय रियासतों के प्रति रखा करता था और इसी वजह से उनके द्वारा जो नीति अपनाई गई उसमें भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ रियासतों को सीधा विलय कर लिया गया अंग्रेजी क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में। दूसरी ओर कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनको ऐसा विश्वास दिलाया गया कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जैसे कश्मीर को 1846 में यह विश्वास दिलाया गया। बहावलपुर और खैरपुर इत्यादि कुछ रियासतें थीं जिनको ये वादा किया गया कि उनकी रियासतों में आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस तरीके से दोहरी प्रकार की नीति थी। कुछ रियासतों में आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा था और दूसरी ओर कुछ रियासतों को सीधा अपने क्षेत्र में, अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया। तो नीति जो थी बहुत व्यवस्थित और स्पष्ट इस समय नहीं थी। अंग्रेजों की भारतीय रियासतों के संबंधों के अगले चरण की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।